हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ शर्मा। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवर क्विट। आज हम आपके लिए जेकेएसएसबी क्लास 4 की मॉक टेस्ट सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसके सॉल्यूशंस को भी आज हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस सीरीज़ की जिसने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पे जाके देख लें और उस वीडियोस का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की हम ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 7। आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम बताना है 2, 3 और 7 का। तो आपके ऑप्शंस हैं 42, 21, 14 और 6। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए और इसके बाद प्ले करके देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। उसका सही आंसर है A 42। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए 2, 3 और 7 जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि इनके फैक्टर्स अपने खुद के टेबल, अपना खुद का नंबर और 1 होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। 3 to the 6 और 6 7 जा 42। सो 42 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12। यानी कि HCF क्या होगा 4, 8 और 12 का। तो आपके ऑप्शंस हैं 1, 4, 8 या 21। तो जल्दी से अपने आंसर मार्क कर लीजिए, मैं अभी आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर है B 4। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट है, तो आपको क्या करना है, HCF में जितने भी नंबर्स होंगे उसमें सबसे छोटा नंबर देखना है। इन तीनों नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है 4। तो आपको बस इतना देखना है कि क्या 4 के टेबल में बाकी नंबर्स आते हैं। देखिए 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 2 ज़ा 8। 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 3 ज़ा 12। सो 4 इज़ द राइट आंसर। अगर 4 के टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते तो हम क्या करते, हम 4 के फैक्टर्स लेते और फिर चेक करते क्या उसके टेबल में बाकी नंबर्स आते हैं कि नहीं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 2 रेड, 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। 2 balls are drawn at random. What is the probability that none of the balls drawn is blue? देखिए एक बैग में 2 रेड बॉल हैं, 3 ग्रीन और 2 ब्लू बॉल्स हैं। हम रैंडमली 2 बॉल्स निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से कोई भी बॉल ब्लू ना हो। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, मैं अभी आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर है A 10/21। तो जिसने निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं निकाला है तो घबराने की बात नहीं है। हम इसे अभी ट्रिक्स की मदद से अभी इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी जनरली होता क्या है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला मेन देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स निकालेंगे। ठीक है, हमने क्या कर लिया, कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, देखो टोटल बॉल्स कितनी हैं, 2 रेड हैं, 3 ग्रीन हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं। तो टोटल इनको प्लस कर लीजिए तो कितनी होगी 7 बॉल्स, यानी कि 7 बॉल्स टोटल हैं। तो अब देखिए टोटल बॉल्स कितनी हैं 7। कॉम्बिनेशन हमें कितने का बनाना है 2 बॉल्स, यानी कि 2 बॉल्स जो है रैंडमली उठाई जाएंगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, ऐसे आपने कॉम्बिनेशन बना लिया। अब आपको क्या करना है, जो ये ऊपर वाला नंबर है इसको हम लिख लेंगे ऐसे 7 फैक्टोरियल। ये जो साइन है ये फैक्टोरियल का साइन है। ये क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ कुछ ही देर में। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों के नंबर को माइनस, यानी कि 7 - 2 फैक्टोरियल, और इसके बाद सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फैक्टोरियल क्या होता है,
जब जैसे ये है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसे अगर आप ओपन करें तो ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह से कोई भी नंबर हो, जैसे कि 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, से 5 फैक्टोरियल लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। और हम इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अगर ओपन करो तो वो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि बिल्कुल सही है। उसी तरीके से आप 4 फैक्टोरियल है तो आप इसको आगे ऐसे भी खोल सकते हैं कि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आप कैसे भी जाके उसको खोल सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स निकालनी है कि जितनी हम बॉल्स निकालेंगे टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर दो बॉल्स निकालेंगे, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो वो कितने बनेंगे। ऐसे हम लिखते रहे कि एक रेड निकाली, एक रेड निकाली, एक ब्लू निकलेगी, एक ब्लू ग्रीन निकलेगी, तो ऐसे करते करते पॉसिबिलिटीज़ लिखना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चला जाएगा। हमने क्या किया, इसके लिए हम क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, हमने ऐसे लिख लिया, ये आपको क्लियर हो गया कि 7 कॉम्बिनेशंस हैं, 7 बॉल्स टोटल हैं, तो 7 फैक्टोरियल, 2 रैंडमली हमें निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर आ गया 7 फैक्टोरियल, 7 में से 2 माइनस किया, आपका आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी खोल सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपने ऊपर खोल दिया, तो नीचे 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 से हमने 6 काट दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 7 3 ज़ा 21। सो आपके 21 आउटकम्स निकलेंगी, टोटल कॉम्बिनेशन जो आपके निकलेंगे वो होंगे 21। अब आपको निकालना है कि फेवरेबल कितनी होंगी, यानी कि जो हम कॉम्बिनेशंस निकाल रहे हैं उसमें से कितने ऐसे होंगे कि जिसमें ब्लू नहीं निकला है। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, देखिए अगर हम ब्लू बॉल्स यहाँ से निकाल दें तो हमारे पास 2 रेड बॉल हैं और 3 ग्रीन बॉल हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी 5। ठीक है, अब टोटल बॉल्स कितनी है 5, तो चलिए देखते हैं अब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। टोटल बॉल्स हैं 5, अभी भी हमें क्या निकालना है, 2 बॉल्स निकालनी है रैंडमली। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 माइनस 2 हो गया 3 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को अगर हम खोलें तो हम ऐसे भी खोल सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से हमने 4 काट लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 5 2 ज़ा 10, तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई 10। तो टोटल आउटकम्स भी हमें मिल गई हैं और फेवरेबल आउटकम्स भी मिल गई हैं, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स भी हमें कितनी मिल गई हैं 21 मिल गई, फेवरेबल आउटकम्स कितनी मिल गई 10। सो अब इसे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 10 और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितनी आई 21। सो 10/21 इज़ द राइट आंसर। आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बट जब आप खुद इसे प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। आपको इतना सब नहीं लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, आपको सिर्फ यहाँ पे आके सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 70,000, इट इंक्रीज बाय 8%, सो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन नाउ। पॉपुलेशन एक सिटी की 70,000 थी, वो इंक्रीज़ हुई 8% से, तो बताइए पॉपुलेशन अब कितनी होगी। तो आपके ऑप्शन है 76,000, 76,500, 76,600, 75,600। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए और अपने आंसर मार्क कर लीजिए। मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो उसका सही आंसर है डी 75,600। तो जिन्होंने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया अभी हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए 8% इंक्रीज़ हुआ 70,000 में, तो हमें 8% निकालेंगे 70,000 का। ठीक है, परसेंट का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 100,
तो 8/100 कर लिया हमने। ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 70,000 आ गया, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 0 0 कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा जो हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर लिया। हमारे पास था 70,000, तो 70,000 में हमने 5600 जो है वो इंक्रीज़ हुआ, तो सिर्फ सम कर लीजिए। प्लस करने पे कितना आया 75,600। तो 75,600 इज़ द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड एलसीएम ऑफ 2/3, 8/9, 64/81, 10/27। आई होप आपने इस तरह के एलसीएम्स किए होंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं 250/9, 160/3, 128/9, 320/3। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है डी 320/3। जिन्होंने इसे सॉल्व कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी आपको एलसीएम का फ्रैक्शन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म्स जितनी भी ये नंबर्स हैं उन सबका एलसीएम ले लेंगे, और नीचे वाली टर्म्स जो हैं उसका एचसीएफ ले लेंगे। देखिए, हमने एलसीएम ले लिया 2, 8, 64 और 10 का, और एचसीएफ ले लिया 3, 9, 81 और 27 का। ठीक है, अब एलसीएम हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे वर्ड है लोएस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। 2, 8, 64, 10 में सबसे बड़ा नंबर है आपका 64। तो हम ये देखेंगे कि 60 बाकी जो नंबर्स हैं किस किस के टेबल में 64 आ जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, 2 के टेबल में 64 आता है, 232 ज़ा, तो इसको काट लीजिए। 8 के टेबल में 64 आता है, 8 8 64, तो इसको भी काट लीजिए। तो पीछे बचा 10। अब आपको 10 का वो मल्टीपल देखना है जो कि 64 का भी मल्टीपल हो। ठीक है, अगर आप 64 के फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है, इतने मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें 10 का मल्टीपल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीपल, अगर आप 10 की डिविजिबिलिटी देखें तो जिसके लास्ट में 0 हो वो 10 का मल्टीपल होगा, यानी कि वो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को देखेंगे 4 को। 4 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसके लास्ट में 0 आता हो। अगर आप 4 के मल्टीपल्स देखें तो 4 5 20 होता है। सबसे पहला मल्टीपल जिसके लास्ट में 0 आता है वो होता है 4 का, वो है 20। वो कितने से आता है, 5 से। तो हम 64 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप 64 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 320। सो 320 इज़ द एलसीएम ऑफ 2, 8, 64 एंड 10। आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप एलसीएम निकालेंगे 2, 8, 64 का अलग अलग, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। आप डायरेक्टली इसे यहाँ ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये एलसीएम निकालना समझ आया होगा। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए इसके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। अब इसी तरीके से अब हम एचसीएफ करेंगे ट्रिक के साथ। देखिए, एचसीएफ निकालना है 3, 9, 81 और 27 का। इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा नंबर इसमें है, देखो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट, हम इसमें ऑपोजिट देखेंगे। जैसे एलसीएम लोएस्ट था तो हमने सबसे बड़ा नंबर देखा, एचसीएफ हाईएस्ट है तो सबसे छोटा नंबर देखेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है, 3। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या बाकी जो नंबर्स हैं वो 3 के टेबल में आते हैं कि नहीं। देखिए, 9 आता है, 3 3 9, 81 भी आता है, 27 भी आता है। तो ये सारे टेबल 3 के टेबल में आते हैं। सो 3 इज़ द एचसीएफ ऑफ 3, 9, 81 एंड 27। तो आपका आंसर निकल गया 320/3। 320 आपका एलसीएम आ गया इन सब का, और एचसीएफ कितना आ गया, 3। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें से कुछ भी आपको समझ नहीं आया है या आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ किसी भी टॉपिक के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज़ 30, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज़ 22, देन व्हाट इज़ द 11th नंबर। इसमें क्या दिया है, 11 नंबर्स की एवरेज 30 है और फर्स्ट 10 नंबर्स की एवरेज अगर 22 है, तो बताइए 11th नंबर क्या होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं 8, 80, 30 या 110। तो जल्दी से इसे वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी 110।
तो जिसने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है उनके लिए अभी हम इसका सोल्यूशन अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज जो है फर्स्ट 10 नंबर्स की वो कितनी है? 22, ये हमें गिवन है। तो अगर एवरेज निकालें, एवरेज का फॉर्मूला लगाएं 10 नंबर्स, फर्स्ट 10 नंबर्स का, तो वो क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 10 ही, तो वो कितनी है? 22। तो ये 10 ऊपर अगर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 के साथ। सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स कितना आ गया आपके पास? 220, ठीक है। तो एवरेज जो है 11 नंबर्स का वो क्या होगा? सम ऑफ 10 नंबर्स और 11th टर्म जो होगी इसको प्लस कर लें तो सम निकल जाएगा 11 नंबर्स का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 11, और इसका एवरेज कितना दिया गया आपको? 30। तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सम कितना 10 नंबर्स का? 220। तो 220 प्लस 11 टर्म कितना हो गया? 30 इंटू 11, 30 इंटू 11 कर दे तो 330 आ गया। तो 11 टर्म यहाँ से इजीली निकाल लेंगे, तो 220 वहाँ जाएगा राइट साइड पे तो माइनस हो जाएगा। तो 330 माइनस 220 कितना हो गया? 110। सो 110 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60% इज इक्वल टू, 60% किसके इक्वल होता है अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें? तो आपके ऑप्शन हैं 6/9, 9/10, 3/5 और 7/9। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है C, 3/5। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 60% यानी कि 60/100, तो इस 0 0 कट हो जाएगा। 2 से कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। सो 3/5 इज़ द राइट आंसर। बस कुछ नहीं करना आपको इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A/B इज इक्वल टू 2/3, B/C इज इक्वल टू 4/5 and C/D इज इक्वल टू 6/7, then A/B/C/D इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो आपके ऑप्शंस हैं 18/24/30/35, 16/24/30/35, 16/22/30/35, 16/24/15/35। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो अभी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, और इसका सही आंसर है B, 16/24/30/35। तो अभी हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये आंसर कैसे आया। देखिए, A/B कितना है? 2/3, ठीक है। सबसे पहले हमने पूरा लिख लिया A/B/C/D, C/D जो हमें निकालना है। तो A/B कितना है? 2/3, उसके नीचे लिख लिया। B/C कितना है? 4/5, उसके नीचे टर्म आ गई, ठीक है। और C/D कितना है? 6/7, ठीक है। इतना लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए, हमने लिखा था 2/3, 4/5, 6/7। उसके बाद हमने क्या किया? ये जो लास्ट नंबर्स हैं, ठीक है, यही हम आगे लिखते जाएंगे। यहाँ 3 था, 3 से लिख दिया। यहाँ 5 था तो इसके यहाँ 5 लिख दिया। यहाँ 4 था तो यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ लास्ट टर्म 6 थी, यहाँ 6 लिख दिया। ऐसे लिख दिया। आप क्या करेंगे? इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। देखिए कितना आ गया? 2 × 4 × 6 किया तो 48 आ गया। 3 × 4 × 6 किया तो 72 आ गया। 3 × 5 × 6 किया तो 90 आ गया। 3 × 5 × 7 किया तो 105 आ गया। पर रेशियो जो होती है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, तो हम क्या करेंगे? तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। तो देखिए, तो इसका आंसर आ गया 16/24/30/35। ये कैसे आया? देखो, तो ये सब जितने भी नंबर्स हैं ये सब 3 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे 3 से काट लेंगे। जैसे 3 16 ज़ा 48, 3 24 ज़ा 72, 3 30 ज़ा 90, 3 35 ज़ा 105। इसके बाद ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल में ये सारे नंबर्स आते हों। सो 16/24/30/35 इज़ द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल एज ऑफ फादर एंड सन इज 44 ईयर्स। आफ्टर 2 years द एज ऑफ फादर विल बी थ्राइस टू द एज ऑफ हिज सन। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर? टोटल एज जो है एक फादर और सन की वो कितनी है? 44 ईयर्स।
2 साल के बाद जो फादर की एज है वो थ्राइस हो जाएगी, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगी अपने सन के। तो बताइए प्रेजेंट एज क्या होगी फादर की। तो आपके ऑप्शंस हैं 34, 30, 36 या 40। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो इसका सही आंसर है A34। आपने निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं निकला है उनके लिए अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आ गया फादर, ये आ गया सन, ठीक है। ये आपके आगे प्रेजेंट एज और ये आगे 2 साल के बाद, इनके आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। मैं आपको ये ट्रिक से करवाऊंगा, मैं वैसे ट्रेडिशनल जैसे आप करते आए हो वैसे नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फादर की सन जो है आफ्टर 2 ईयर्स वो क्या है, थ्राइस है अपने बेटे के, यानी कि ये क्या हो गया 3:1, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए, उसने क्या कहा कि जो प्रेजेंट एज यानी कि टोटल एज जो अभी है फादर और सन की वो है 44 ईयर्स, ठीक है। अभी 44 ईयर्स है, तो 2 साल के बाद क्या होगा, फादर की भी 2 साल बढ़ी, सन की भी 2 साल बढ़ी, तो टोटल 44 था। तो 44 में 4 साल बढ़ गए, यानी कि उसके सम में, तो टोटल कितना हो गया अब 48। ये हम कह सकते हैं। तो 3+1 अगर हम कर लें तो ये किसके बराबर हो गया, 48 के बराबर। 3+1 कितना हो गया 4। 4 रिप्रेजेंट करता है 48 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 48 है तो 4 नीचे गया तो कितना आ गया 48/4, तो 1 क्या आ गया 12। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 12 ईयर्स को, 1 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 12 ईयर्स को। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 36 ईयर्स को, ठीक है। अगर 2 साल बाद फादर की एज जो है वो 36 होगी, 2 साल पहले कितनी होगी 34। उसी तरीके से अगर सन की जो एज है वो 2 साल बाद 12 ईयर्स होगी, 2 साल पहले कितनी होगी 10 ईयर, ठीक है। सो फादर की एज, प्रेजेंट एज क्या होगी फादर की 34, सो 34 इज़ द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत ही ईजी है, उस ट्रेडिशनल मेथड से बहुत जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, बट अगर आप इस पर कमांड बना लें तो आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी जल्दी और इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4 respectively. 3 years hence the ratio of their ages will become 11:9 respectively. So what is the Anand's present age in years? प्रेजेंट एज जो समीर और आनंद की है वो है 5:4। 3 साल के बाद इनकी जो एज की रेशियो है वो हो जाएगी 11:9। तो बताइए आनंद की प्रेजेंट एज क्या हो गई। तो आपके ऑप्शंस हैं 24, 27, 40 या नन ऑफ दिस। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है A24। तो चलिए ट्रिक से इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, समीर और आनंद लिख दिया। इनका रेशियो क्या था 5:4। प्रेजेंट रेशियो जो है 3 साल के बाद इनका रेशियो एज इसका हो जाएगा 11:9। अगर हम 5 और 4 को माइनस कर लें तो ये आता है 1, और 11 और 9 माइनस कर लें तो ये आएगा 2। हमारा सबसे पहले काम क्या है, हमें ये जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसे इक्वल करना है, इन नंबर्स को इक्वल करना है कि इनका सब्ट्रैक्ट जो है वो इक्वल आए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन 2 नंबर से। तो देखिए क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया आपका। तो 11 1 ज़ा 11, 9 1 ज़ा 9, ये सेम रहा। अब देखिए इनका डिफरेंस 2 आ गया, दोनों का सेम हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो उसके बाद देखेंगे हम 8 से 9 जाने पे कितना डिफरेंस आ रहा है 1, लेकिन ये कह रहा है 1 नहीं, 1 नहीं था, 3 साल था। तो यानी कि 1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 3 ईयर्स को, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया। तो 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 24 ईयर्स को, ठीक है। तो 24 जो है वो आनंद की प्रेजेंट एज होगी। सो 24 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा एंड सीमा टुगेदर डू अ वर्क इन 6 days. Deepa can complete the same work alone in 9 days. In how many days will Seema complete the work alone? ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दीपा और सीमा अगर एक काम को इकट्ठे करें तो वो 6 दिन में काम ख़त्म करते हैं। दीपा जो है वो अकेले काम अगर करे तो वो 9 दिन में यानी कि 9 डेज में काम कंप्लीट करती है। तो बताइए कितने दिन में सीमा अकेले इस काम को ख़त्म कर देगी। तो आपके ऑप्शंस हैं 18 days, 3 days, 12 days या 15 days।
तो जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो इसका सही आंसर है ए 18 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, दीपा एंड सीमा इनकी DNS लिख दिया हमने, वो कर रही है 6 दिन में काम ख़त्म। दीपा जो है वो अकेले 9 डेज़ में काम ख़त्म कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ गया 18। एलसीएम निकालने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। जैसे कि 6 और 9 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, जैसे कि 3 2 6, 3 3 9। आप क्या करेंगे, किसी भी दो नंबर्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि 6 3 कितना हुआ 18, और 9 2 भी कर लेगा तो क्या आ जाएगा 18। सो 18 इज़ द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। तो आप इजीली ये कर सकते हैं ट्रिक्स के साथ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 6 और 9 को एलसीएम ट्रेडिशनल मेथड से निकालें। ठीक है, तो 18 आपका एलसीएम आ गया। तो 18 जो है आपका ये टोटल वर्क हो जाएगा यूनिट्स में, कि 18 यूनिट्स काम करना है। ठीक है, 6 कितने से 18 होता है, 6 3 से 18 होता है। 9 कितने से 18 होता है, 9 2 से 18 होता है। इतना आपको समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या हो गए, ये डेज़ हैं। ठीक है, कितने दिन में उन्होंने काम ख़त्म किया। ये है यूनिट्स पर डेज़, यानी कि उनकी एफिशिएंसी, कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 18 यूनिट्स। देखो, दीपा और सीमा जो है एक दिन में 6 यूनिट्स काम कर रहे हैं। तो दीपा अकेले जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रही हैं। सो हम एक दिन का इनका काम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सीमा एक दिन में कितना कर लेगी, ये 2 उस तरफ चला गया तो माइनस हो गया, तो 3 - 2 कितना हो गया 1, यानी कि 1 यूनिट पर डे। सीमा यानी कि 1 यूनिट काम कर रही है एक दिन में, तो टोटल काम कितना है 18 यूनिट्स। तो कितने डेज लगेंगे उसे, 18 को डिवाइड कर लो उसके एक दिन के काम से, यानी कि 1। तो 18 को डिवाइड करो 1 से, तो कितना आ गया 18 डेज। सो 18 डेज इज़ द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये किस तरह के सामने किया है इसे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आप इस पर कमांड बना लें तो आप इजीली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटरसाइकिल कवर्स 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स, इट्स स्पीड इज डबल्ड, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 1 आवर। एक मोटरसाइकिल है जो कवर करती है 60 किलोमीटर 3 आवर्स में। ठीक है, 3 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर कर रही है। अगर उसकी स्पीड को हम डबल कर दें तो बताइए नेक्स्ट 1 आवर में, नेक्स्ट 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपके ऑप्शंस हैं 360 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 120 किलोमीटर। जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। इसका सही आंसर है बी 40 किलोमीटर। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, स्पीड हम निकालेंगे, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 60 किलोमीटर कितने घंटों में 3 आवर्स में। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसे डिवाइड कर लिए, कितना आ गया आपका 20। तो 20 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड हो गई। उसने कहा कि इसके बाद कि आपकी स्पीड को डबल कर दिया, उसकी स्पीड को डबल कर दिया तो स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि वो एक आवर में 40 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो कवर कर सकता है, ये इसकी स्पीड है। तो नेक्स्ट एक आवर में उसने कितना कवर किया होगा 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड बीइंग किंग। ठीक है, 52 कार्ड्स का पैक होता है, तो अगर इसमें से हम 2 कार्ड्स रैंडमली निकाल रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड्स जो हैं वो किंग होंगे। तो आपके ऑप्शन हैं 1/15, 25/57, 35/256 या 1/221। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है डी 1/221। तो जल्दी से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने प्रोबेबिलिटी का किया था उसको वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो, कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। देखो, हमें अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालनी है। 52 टोटल कार्ड से
एट रैंडम हमें इससे 2 निकालनी है। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 52 फैक्टोरियल को हम 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसे कट करने में आसानी रहती है। 50 फैक्टोरियल कट गया, 2 से आप 52 को काट लीजिए, वो कितना आ गया 226 था। 26 इंटू 51 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 1326। तो 1326 हमारे टोटल नंबर हैं फेवरेबल आउटकम्स के। ठीक है, टोटल हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब हमारे कॉम्बिनेशंस निकालने हमें फेवरेबल कितने हैं। देखिए, एक डेक में 52 कार्ड्स का जो डेक है उसमें किंग कितने होते हैं, 4। ठीक है, बट रैंडमली हमें कितने निकालने हैं, 2 कार्ड। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसे मैंने डायरेक्ट कर दिया आगे। 4 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया, और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल करें तो 2 फैक्टोरियल हो गया, और इंटू 2 फैक्टोरियल था। तो ये 2 और ये 2 ऊपर कैंसिल हो गया। तो 2 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करोगे तो 2 इंटू 1 होता है। ठीक है, जो मैंने नीचे कर लिया ओपन से, तो 2 2 4, तो आपका आंसर आ गया 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गया, 6। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाओ, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6। टोटल आउटकम्स कितने, 1326। तो इसे आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आइए, 6 1 6, 6 2 21 1326। सो 1/221 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, या आप चाहते हैं मैं इस पर आपके लिए क्लासेस लेके आऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लग रही हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20%। सो व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। अगर एक रेक्टेंगुलर फील्ड की हम लेंथ इंक्रीज करें 20% और ब्रेथ को डिक्रीज करें 20%, तो बताइए कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसके एरिया में। सो आपकी ऑप्शंस हैं, 20% इंक्रीज हो रहा है, सेकंड है 4% डिक्रीज हो रहा है, थर्ड है 1% इंक्रीज हो रहा है, या कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे था वैसे रहेगा। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, 4% डिक्रीज। सो 4% डिक्रीज इज़ द राइट आंसर। तो जिनका निकल गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं निकला उनके लिए अभी हम इसे ट्रिक की हेल्प से अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले लेंथ कितनी है, 20% इंक्रीज़ हो रही है, तो मैंने ऐसे कर दिया इंक्रीज़। ब्रेड्थ कितनी है, 20% डिक्रीज़ हो रही है। 20% का मतलब होता है 20/100, और इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 1/5। ठीक है, ब्रेड्थ भी 20% डिक्रीज़ हो रही है, तो इसे भी फ्रैक्शन में कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1/5। इतना आपको समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये आपका आ गया ओरिजिनल वैल्यूज़ या ओरिजिनल एरिया जो हम निकालेंगे, ये आपकी न्यू वैल्यूज़ आ गई। देखिए करेंगे कैसे इसको, ये आपकी लेंथ आ गई, ये आपकी ब्रेड्थ आ गई। ठीक है, देखो फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं, किसी में परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं, तो ये आपकी होती है ओरिजिनल वैल्यू। उसमें जितना इंक्रीज़ हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म को उससे प्लस कर लेते हैं, और अगर डिक्रीज़ हो तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए, ओरिजिनल वैल्यूज़ की थी 5, जो कि ये थी। इंक्रीज़ होने के बाद क्योंकि लेंथ क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, हमने क्या किया, इस 5 को 1 से ऐड कर दिया, तो ये आ गई 6। ठीक है, ब्रेड्थ क्या हुई, 5 थी ओरिजिनल वैल्यू, ये आ गया आपका 5। तो डिक्रीज़ हुआ तो 5 में से 1 माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ गया, 4। तो आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 5 इंटू 5 करो तो आपका कितना आ गया, 25। 6 इंटू 4 करो तो कितना आ गया, 24। ठीक है, तो आप बताइए एरिया इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़। ओरिजिनल जो एरिया था वो था 25, और अब जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 24। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल गया कि एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, बट वो कितना डिक्रीज़ हो रहा है वो हम अभी निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज़ कैसे निकालेंगे, कितना डिक्रीज़ हुआ, 25 में से 24 माइनस कर लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, था कितना एरिया, 25, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। तो 20/25 माइनस 24 करो तो 1 आ गया, डिवाइड बाई 25,
तो 25 4 ज़ 100, सो 4% क्या हो गया आपका डिक्रीज, सो 4% डिक्रीज इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 men can do a piece of work in 12 days. In how many days will 3 men do the same work? ठीक है, 12 आदमी एक काम को 12 दिन लगाते हैं करने में, तो बताइए 3 आदमी उस सेम काम को कितना टाइम लगाएंगे करने में। तो आपके ऑप्शंस हैं 144 डेज, 12 डेज, 28 डेज या 48 डेज। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए, मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो इसका सही आंसर है डी 48 डेज। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका हम फॉर्मूला लगा लेंगे m1 इंटू डी वन इज इक्वल टू m2 इंटू डी टू, क्योंकि वर्क जो है वो इक्वल वर्क है, सेम वर्क की बात हो रही है। m1 मतलब मैन, कितने आदमी लगे, d1 यानी कि डेज लगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट केस में इसलिए हमने 1 लिखा है। सेकंड केस में कितने मैन लगे और कितने डेज लगे। ठीक है, देखिए 12 आदमी थे, 12 मैन थे, 12 डेज में उन्होंने काम ख़त्म किया। ठीक है, सेकंड केस में 3 आदमी थे, 3 मैन थे, डेज हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 12 और 12 मल्टीप्लाई हो गया और 3 इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो 3 4 इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 3 4 ज़ 12, 12 4 ज़ 48, तो कितने डेज लगे 48। ईजिली हमने इसे सॉल्व कर लिया। सो 48 डेज इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A bus travels at a speed of 75 km per hour for 45 minutes and then travels at a speed of 90 km per hour for 45 minutes. What distance will it cover in 1.5 hour? ठीक है, एक बस ने ट्रैवल किया 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 मिनट्स के लिए, और उसके बाद उसने ट्रैवल किया 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 मिनट के लिए। तो बताइए 1.5 आवर में, यानी कि 1.5 घंटे में, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपके ऑप्शन है 123.75 किलोमीटर, 165 किलोमीटर, 125 किलोमीटर या 82.5 किलोमीटर। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ए 123.75 किलोमीटर। तो जल्दी से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए 75 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड थी पहले। 75 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 75 किलोमीटर। 1 आवर क्या होता है 60 मिनट के बराबर, 60 मिनट 75 किलोमीटर के बराबर हो गए। तो 1 मिनट में वो कितना करेगा 75/60। ठीक है, 60 नीचे आ गया। 45 मिनट का निकालना है तो हम क्या करेंगे 45 मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे सॉल्व कर लीजिए। 15 4 ज़ा 60 और 15 3 ज़ा 45, 75 3 ज़ा 225 आ गया, डिवाइड बाई 4 किया तो आपका आ गया 56.25 किलोमीटर। नेक्स्ट उसने क्या किया, स्पीड जो बस की थी वो 90 किलोमीटर पर आवर हो गई। एक और में यानी कि वो 90 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, यानी कि 60 मिनट्स में 90 किलोमीटर कर रहा है। 1 मिनट में वो कितना करेगा 90/60। ठीक है, सो हमें 45 मिनट्स उन्होंने ट्रैवल किया तो कितना हो गया, इसे हम सॉल्व कर लें। 32 ज़ा 33 ज़ा ये गया, 45 3 ज़ा कितना हो गया 135/2। तो इसे डिवाइड कर लीजिए, आपका आ जाएगा 67.5 किलोमीटर। ठीक है, सो टोटल टाइम कितना हो गया 45 + 45 हो गए 90 मिनट्स, और आपको निकालना कितना था 1 आवर 1.5 एन आवर। ठीक है, 1 आवर हो गया आपका 60 मिनट्स, हाफ एन आवर हो गया 30 मिनट्स। टोटल आपको निकालना कितने का था 90 मिनट्स का ही निकालना था। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 90 मिनट्स में, इन दोनों को सम कर लीजिए। 56.25 और 67.5 किलोमीटर को सम कर लिया, आपको कितना आ गया 123.75 किलोमीटर। 123.75 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स इज़, फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो आपके ऑप्शन हैं 20, 21, 22 या 23। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो इसका आंसर है बी 21। ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, इवन नंबर्स ऐसे क्या होते हैं 2 या 2 के मल्टीपल्स, 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक है, बट हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, एवरेज जो है फर्स्ट एन इवन नंबर्स का, किसी भी इवन नंबर्स का अगर आपको फर्स्ट एन इवन नंबर्स का अगर आपको एवरेज निकालना हो तो वो क्या होता है n+1 के बराबर। ठीक है, आपको क्या करना है, जितने भी इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है उसमें सिर्फ +1 कर दो। ठीक है, 20 इवन नंबर्स का आपको
एवरेज निकालना था, तो 20 में +1 करो तो कितना आ गया 21। 21 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 21 अगर नंबर का आपको निकालना था एवरेज, तो इसमें +1 कर दीजिए, कितना आ गया 21। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total surface area of a cylinder whose diameter is 30 centimeters and height is 13 centimeter is, ठीक है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक सिलेंडर का जिसका डायमीटर आपको दिया और हाइट दिया है। तो आपके ऑप्शंस हैं 2480 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2640 सेंटीमीटर, 2865 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर्स या 2768 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसका सही आंसर है बी 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जल्दी से इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, इससे फार्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है 2πr × h + r। ठीक है, डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर का हाफ कर लीजिए, आपका रेडियस कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ आपके पास हैं तो पुट कर लीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो हमने लिख दिया 2 × 22/7। रेडियस आपका 15 निकल गया, हाइट आपकी 13 है और रेडियस कितना है 15, इसको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद कितना आया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, 7 1 7, 7 4 28। ठीक है, बाकी जो बचा इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं 49/√3, 98/√3, 49/2√3 या 49/4√3। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ए 49/√3। तो जल्दी से इसे डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड आपको गिवन है 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, 4 1 और 4 49 196 हो गया। तो आपका सही आंसर क्या है 49/√3 आपका आ गया। सो ए 49/√3 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 15% आर मुस्लिम्स, 7% सिख्स, 8% क्रिश्चियंस एंड रिमेनिंग आर हिंदूज। हाउ मैनी हिंदू स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। एक स्कूल में 1500 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 15% जो है मुस्लिम हैं, 7% सिख हैं, 8% क्रिश्चियन हैं और बाकी जो बचे वो हिंदू हैं। तो आपको ये बताना है कि हिंदू स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में। तो आपके ऑप्शंस हैं 1470, 700, 1050 या 1200। ठीक है, तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है सी 1050। तो जल्दी से इसे डिस्कस कर लेते हैं। मुस्लिम्स कितने 50%, सिख कितने 7% और क्रिश्चियंस कितने 8%, तो टोटल कितना होगा 30%। ठीक है, तो नॉन हिंदूज़ कितने हैं इसमें से 30%। टोटल 100% स्टूडेंट में से अगर माइनस करें 30 तो कितना हो गया 70%। तो 70% हिंदूज़ हैं। ठीक है, 70% किसका 1500 का, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जितने हैं। ठीक है, तो परसेंट यानी कि डिवाइड बाय 100, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो 0 0 गया, तो 70 × 15 किया, कितना आ गया 1050। सो हिंदू स्टूडेंट कितने हैं 1050। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। जल्दी हम रीजनिंग यानी कि लास्ट जो इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है वो लेकर आएंगे आपके लिए। मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें। तो जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।